चलें आपके लिए लास्ट राउंड में फोटोसिंथेसिस खत्म की थी। फोटोसिंथेसिस का एक बार हमने कहा 5 वर्ड दोबारा से बता दें। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस याद थे तो याद है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड बाई ऑटोट्रॉफ्स था। ऑटोट्रॉफ्स हम मान के चलेंगे, अभी फिलहाल हम ग्रीन प्लांट्स ले रहे हैं। पहला स्टेप आपका क्या था, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में आपसे क्या कहा था, लाइट रिएक्शन होती है वो जिसमें आपका प्लांट का जो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट, वो लाइट एनर्जी ट्रैप करेगा और इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब होगा इस लाइट की हेल्प से पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस ऑक्सीजन का एटम इनमें कन्वर्ट करेगा। जैसे आप रिएक्शन देखेंगे तो ये रही H2O आपका ब्रेक होगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा देखना। लाइट एनर्जी भी क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये पहला पार्ट है। फिर क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो रिएक्शन है आपकी लाइट रिएक्शन क्यों कहलाती है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं लाइट की रिक्वायरमेंट है। दूसरा पार्ट मैंने कहा था, दूसरा कौन सा होगा, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान देखना। डार्क में आपको चाहिए पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से आप क्या काम करेंगे कि जो आपके पास वो H पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं, उन्हीं H पॉजिटिव आयंस की मदद से आप इसको काय में कन्वर्ट कर रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट में। इसके लिए आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है, ये दिन में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है। लाइट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डार्क रिएक्शन। तो ये क्लियर हो जाता है। ओके, ये क्या करता है, यूटिलाइजेज दी प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। उन्हीं प्रोडक्ट्स का जो H पॉजिटिव आयंस थे उन्हीं का इस्तेमाल करता है। दूसरा ध्यान देखना क्या होता है, तो एक नाम याद रखेंगे, काय से रिएक्ट करती है, राइबोसेल्यूलोज बाइफॉस्फेट से आपका एंजाइम इससे रिएक्ट करेगी और काय में कन्वर्ट होगा हेक्सोज शुगर में। और हेक्सोज शुगर भी लास्ट टर्म में कोई पूछ रहा था तो बता दिया था, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, जो भी नाम रखो सब C6H12 वाली शक्कर होंगी कहीं ना कहीं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, आलू है तो स्टार्च होगा, फ्रूट्स है तो कुछ और होगा। एक खास नाम याद रखने का कहा था, दो साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन और एंडी बेंसन। मैंने कहा पूरा नाम भूल जाओ तो भी कम से कम केल्विन बेंसन साइकिल याद रखना, किसी ऑब्जेक्टिव में आपके काम आ सकता है। फिर एक खास बात थी, डेजर्ट प्लांट्स में ध्यान रखना, वो CO2 कब लेते हैं, वो रात में लेते हैं। डेजर्ट प्लांट CO2 रात में क्यों लेते हैं, कारण ध्यान है, दिन में टेम्परेचर हाई होता है। अगर इंस्ट्रूमेंटल पोर ओपन करेंगे क्या होगा, जो पानी है वो उड़ जाएगा, और डेजर्ट में वैसे ही पानी की कमी होती है। डेजर्ट प्लांट आपने देखे हैं, जैसे कैक्टस, नागफनी, ये सब कहलाते हैं। इनकी पत्तियां आप देखेंगे मोटी और गूदेदार होती हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी ध्यान दिया है, पानी को स्टोर बचाए रखने के लिए। पतली पत्तियां रखोगे तो पानी एवेपोरेट हो जाएगा और पानी वहाँ नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बढ़िया। इसके बाद नॉर्मल डिफरेंस बताए थे, कौन कौन से नॉर्मल डिफरेंस है, जैसे एक तो याद रखना, लाइट चाहिए नहीं चाहिए, ये आपकी कहाँ होती है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, और ये कहाँ होता था, स्ट्रोमा में। तो ये दो चीज़ें याद है। इसमें ATP फॉर्म होता है और इसमें ये आप के यूज़ किए जाते हैं, यूज़ मतलब फूड बनाने में एनर्जी का। इसमें शुगर फॉर्म नहीं होती, इसमें शुगर फॉर्म होगी। लाइट रिएक्शन में आपको याद होगा जब हमने लिखा था 2H पॉजिटिव प्लस हमने आपका लिखा था इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे चलो, और प्लस ध्यान है क्या लिखा था, हाफ O2, या सिंपल वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी क्या बताना चाह रहा है, इस प्रोसेस में आपकी ऑक्सीजन लिबरेट होती है, तो कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। हाँ, हाफ O2 तब होता है, ध्यान देखना, जब रिएक्शन आपकी कैसी होती है, फास्ट होती है। तो इनमें रिएक्शन कैसी रहती है, जो ब्रेक होने का मामला है ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, इसीलिए आपका हाफ O2, एक और बताए थे उसको नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं, यही डेवलप होती है। बाद में फिर जब ये आएगी तो फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है। और इसलिए एक चीज़ और याद आई, तो भी आपने ध्यान दिया होगा, लोग कहते हैं कि पेड़ जो है दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में नहीं देते। तो समझ में आ रहा है दिन में क्यों देते हैं। एक्चुअली वो फैक्ट साइंटिफिक क्या है कि ये जो आपकी रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, ये कब होगी, दिन में होगी। रात में जो पेड़ होता है वो केवल क्या कर रहा होता है, नॉर्मल जो अपना खाना, नॉर्मल रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन मतलब अपने ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा
तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ दिन में और रात में दोनों टाइम रिलीज करता है, लेकिन दिन में ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहा होता है क्योंकि उसका लाइट रिएक्शन चल रही होती है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है इन कंपैरिजन टू CO2। बट रात में केवल और केवल CO2 रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। सही है? वाटर का ब्रेकडाउन फिजिकली नहीं होगा, कंपाउंड है। किसी भी कंपाउंड का फिजिकल डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है, केमिकल डिसोसिएशन संभव है। फिजिकली कंपाउंड और मिक्सचर का लास्ट ईयर हम लोग डिफरेंस पढ़ते थे। मिक्सचर आप कहते थे जिन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। पानी और तेल मिल जाए, क्या करोगे? आपसे कहा था एक फनल रख लो, याद आ गया? और चलो अपन तो कह रहे हैं घर में अपन अपने पास नहीं है फनल, अपन क्या करते हैं, पानी और तेल मिल जाए, थोड़ी देर आराम से बर्तन में रखा रहने दो, ठीक है। उतना अच्छा अपन सेपरेट नहीं कर पाएंगे, बट मेथड काम करेगा। तो अल्टीमेटली वही है, अपने आप 2 लेयर बन जाएंगी, धीरे धीरे एक लेयर हटा दो। आपका जो हम कहते हैं मान चले नमक में चावल मिल जाए तो क्या करोगे? नमक में चावल समझ आ रहा है? यानी कहीं ना कहीं ये सारी प्रोसेसेस कैसी हैं? ये हैं प्रोसेसेस फिजिकल, बिकॉज वी हैव द मिक्सचर नॉट द कंपाउंड। लेकिन अब आपसे कहा जाए, मान चले आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, अभी अपन कैल्शियम खा ले, कार्बोनेट हटा दें, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा केमिकल प्रोसेस। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करो तो CO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 रिलीज होगी, बट ऑन एडवांस्ड हीटिंग, दैट मीन्स केमिकल चेंज। तो इसको फिजिकली आप ब्रेक नहीं कर सकते, केमिकल ब्रेक करोगे तो ये प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस तो याद है, एनोड कैथोड की हेल्प से उससे कर सकते हो। चले, बाकी ये भी बताया था कौन कौन सी कंडीशन लगेंगी। 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। सनलाइट, सनलाइट आपसे कहा था सनलाइट कहाँ से मिलेगी? तो सनलाइट सन से ही मिलेगी, इसमें क्या सोचना, नाम ही है सनलाइट। दूसरा मैंने कहा था केवल जो आपकी सनलाइट है उसमें से 2% एनर्जी का इस्तेमाल आप काहे के लिए कर रहे होते हैं, इसके लिए। और सबसे खास बात है, इस सनलाइट में अगर आप कलर जाएंगे तो मैक्सिमम आपका फोटोसिंथेसिस किस कलर के लिए होगा? रेड कलर के लिए। और मिनिमम यानी कि 0 किसके लिए होगा? बढ़िया, तो ये होगा आपका ग्रीन कलर के लिए, दैट्स गुड। दूसरा मैंने कहा था इंटेंसिटी ऑफ लाइट। शुरुआत में इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी बढ़ाओगे, जितनी तेज़ लाइट करते जाओगे, जैसे सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे, ध्यान जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट धीरे धीरे बढ़ती है तो आपके फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 2 बजे सोचें मैक्सिमम होगा, दिन में 2 बजे कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय क्या हो जाता है, उस समय एक्सेसिव इंटेंसिटी हो गई। एक्सेसिव इंटेंसिटी समझ रहे हो ना, आवश्यकता से अधिक, लिमिट से ज़्यादा। बढ़िया, ये बता देगा इस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते थे, तो ये याद आ गया, सोलराइजेशन। बढ़िया। देन नेक्स्ट आप पास बंदा पानी लाओ। पानी कहाँ से लाओगे? सॉइल से लाओगे, मिट्टी से। मिट्टी से कौन लाएगा? तो भी आगे ट्रांसपिरेशन भी पढ़ाएंगे डिटेल में। जाइलम टिश्यूज होते हैं। जाइलम क्या होते हैं? पाइप नुमा हमने का डेड सेल्स होते हैं, 2 काम करते हैं। पहली बात तो वाटर और मिनरल्स ऊपर चढ़ाते हैं, और दूसरा ध्यान रखना प्लांट को देते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि एक्चुअली रॉड्स की तरह काम करते हैं, पाइप की तरह। तो क्या होता है, प्लांट इनकी वजह से सीधा खड़ा रहने में उसको मदद मिलती है। क्या है, क्लियर होता है? बढ़िया। तो फिर आप आ जाएंगे इस बार जाइलम टिश्यूज। और क्या होगा? लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कम पानी होगा तो भी आपका फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी होगा तो भी फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। चीज़ें सब में लगती जाएगी। देन आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ये भी यही है। टेम्परेचर का आंसर तो कल किसी और रेफरेंस ने दिया विधायक। 30 डिग्री सेल्सियस की जो रेंज होती है टेम्परेचर की, याद आ गया? मैंने कहा था दही जमना, कोई भी आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये सब आप देखना 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास सबसे मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर होता है सेल्स के लिए, एंजाइम्स के लिए, बैक्टीरियाज के लिए, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इससे नीचे आओगे बहुत ज़्यादा 5 डिग्री सेल्सियस तो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा जाओगे 50 डिग्री सेल्सियस तो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाएंगे। देख लें द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहाँ कह रहा है? अप टू
40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 30 के आसपास की रेंज। लेकिन कह रहा है अबव दिस टेम्परेचर देयर इज अ, अपने आप पढ़ में आ रहा होगा। और ऐसे ही सिमिलरली इनहिबिट्स, रोकता है, बंद कर देता है, बंद कर देता है। लाइकवाइज द टेम्परेचर इफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस बाय अफेक्शन द एक्टिविटी ऑफ, कहीं ना कहीं एंजाइम्स की एक्टिविटी जो हम बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। ये तो समझ में आ जाते हैं, इनमें तो कोई समस्या नहीं। बढ़िया। इसके बाद आप जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, यहाँ भी वही मामला है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत कम है तो फोटोसिंथेसिस स्लो होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस बढ़ने लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुमने प्लांट को बिल्कुल, हम कहते हैं वो किसी कपड़ा मिल की चिमनी में ले जाके लगा दिया, बोले एकदम मस्त CO2 एकदम गहरी काला धुआं, अब प्लांट देखो क्या धनाधन। तो वहाँ भी आपका ध्यान जाएगा, वहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तो कह रहा है एटमॉस्फेयर इज द मेन सोर्स ऑफ CO2 फॉर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। द गैस इज यूटिलाइज्ड बाय ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स व्हिच एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटल पोर। ये मालूम है एटमॉस्फेयर से CO2 कहाँ से आएगी, स्टोमेटा से आती है, जाती है। देन आगे क्या कहेगा, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। लेकिन आफ्टर ए सर्टेन लिमिट, क्या कह रहा है, द एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्रूव्स टू बी टॉक्सिक टू द सेल्स। क्योंकि सेल्स को ये तो भूल गए हो, प्लांट CO2 से खाना तो बना रहा है, लेकिन खाना तभी बनाएगा जब जिंदा रहेगा। और जिंदा रहने के लिए हर सेल को काय की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से अपना रेस्पिरेशन यानी फूड बर्न करके पहले जिंदा रहोगे, तब CO2 का इस्तेमाल करके खाना बना रहे होगे। इसलिए अगर ज़्यादा CO2 हो जाएगी तो सेल्स के लिए कैसी हो जाएगी, जहरीली प्रूव होने लगेगी। क्या है कहानी समझ में आ जाती है। नेक्स्ट एक बड़ा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी आप समझ रहे होंगे, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा ऑक्सीजन का तो इससे भी आपकी फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी, हाँ या ना। ये तो छोटी छोटी चीज़ें आप वैसे ही जनरली याद रह जाएंगी। देन इसके बाद क्या है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की चर्चा कर देता हूँ। क्लोरोफिल क्या होते हैं ना, देखना। क्लोरोफिल होता है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर बोले तो मतलब समझ में आ रहा है, जो फोटो मतलब लाइट और रिसेप्टर को समझ में आ रहा होगा, रिसीव करने वाला फोटो रिसेप्टर होता है। कहाँ मिलता है तो मैं याद दिलाऊँ, क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। लास्ट ईयर अगर हल्का सा याद करेंगे तो सेल्स में हम 3 तरह के प्लास्टिड्स पढ़ते थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको होते थे वाइट या कलरलेस, जैसे मैंने कहा सबसे सिंपल आलू, ये ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट होता है आपका कलर्ड, ये आपके फ्लावर्स में होगा, गाजर में होगा, सही ना। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो नाम से समझ में आ रहा है, ये ग्रीन वाला होगा और इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। कोई सवाल था, बोलो कुछ पूछ रहे। ल्यूकोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट था और एक क्रोमो, क्रोमो CHRO। क्रोम माने याद रखना कलर होते हैं, याद रखिएगा। क्रोम माने हमारे लिए क्या होता है, कलर से हमारा मीनिंग होता है जनरल टर्म में। जैसे अगले साल एक वर्ड आएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब लाइट हैविंग द सिंगल कलर, ठीक है ना। मोनो माने तो मालूम है ना सिंगल, इसलिए होगा। चले, ग्रीन पिगमेंट है प्लांट में विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट। और एक मजेदार बात, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल का की तरह काम करता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो याद थे क्या होते थे, है रिएक्शन बढ़ता नहीं है। हाँ। नहीं यहाँ मतलब गलत हुआ है ना, आग भड़काने वाले, मतलब जी क्या कह रहे हो। बाकी याद रखने के लिए बढ़िया है। क्या करते हैं, रिएक्शन का रेट तेज करें। कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो आपका डिसोसिएशन ऑफ वाटर है इसको फास्ट कर देता है। एनर्जी लेगा, उसको तोड़वाता रहेगा बैठे बैठे, उसका खुद कुछ नहीं होना, वो वहीं का वहीं एज इट इज जमा रहेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सन्स एनर्जी द क्लोरोफिल। ये बढ़िया, ये वही वो है, वो आपका आ गया। कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है विच प्ले की रोल इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हिंदी अनुवाद, संश्लेषण।
इन शब्द का मतलब सॉरी टू से पर एक भी मतलब समझ नहीं आया। नहीं आया क्योंकि तुम्हारी अंग्रेजी प्रॉपर हुई नहीं है, हिंदी कमजोरी है। करने का मतलब तो एनालाइज करना होता है। सही कह रहे हैं। पहले वाला संश्लेषण, संश्लेषण मतलब होता है सिंथेसाइज। सिंथेसाइज मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, केमिकली ये संश्लेषण है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। विश्लेषण होता है एनालिसिस। जैसे आपसे कहते हैं इसकी व्याख्या करो, विश्लेषण करो, इसका इसमें क्या है क्या नहीं है, एनालाइज करते हैं ना कई चीज़ें। जब में कोई समस्या आ गई तो आदमी एनालिसिस करता है, बोले यार किस वजह से आई, क्या गड़बड़ है, क्या होना है। और तीसरा बताओ जरा, तीसरा है अन्वेषण। अन्वेषण की हिंट दूँ? अन्वेषण की हिंट दे देता हूँ। तुम्हारे पापा तो पुलिस में है ना? हाँ, तो हिंट क्या है? पापा ही हिंट है। बताओ अन्वेषण। सर जो उन्हें लागू करते हैं मतलब काम कराते हैं। चलो मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, सीबीआई का फुल फॉर्म मालूम है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशन। बढ़िया, ये तुम्हें अच्छी चीज़ मालूम है। तो मैं इसका हिंदी नाम लिख देता हूँ। हिंदी में ये कहलाता है केंद्रीय। समझ में आ रहा होगा, वो सेंट्रल हो गया। और अब समझ में आ रहा होगा मैं काय की बात कर रहा हूँ। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं जल्दी समझ में आएगा। छोड़ो। अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन माने तो मालूम है ना, जांच पड़ताल, पूछताछ एटसेट्रा। तो मैंने कहा था तेरे पापा ही हिंट होगा इन्वेस्टिगेशन के नाम से। बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सही है, क्या है मिल गया? हाँ ना बताएं। अब एक चीज़ जो है एक्स्ट्रा थोड़ी सी याद रखिएगा, क्लोरोफिल आप ध्यान देखना, कई टाइप के पाए जाते हैं और कई टाइप के आपको फिर 11th में मिलेंगे। 11th में भी आपको, अगर आप बॉटनी लेंगे तो 11th में आपके पास चॉइस हो जाती है। सही है? हाँ, बायोलॉजी और मैथ्स ऑप्शन में होते हैं ना, नहीं पास तो हो जाते। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है मैक्सिमम लोग जितने दिख रहे हैं उनमें ज़्यादातर हम बता दें साइंस साइड ही जाएंगे, ये भी मुझे नज़र आ जाता है। उन्हें जब जाएंगे तो मैंने कहा हाँ ऑप्शन, मैंने कहा वो फिर आपके इंटरेस्ट पे, कोई आदमी इंटरेस्ट हो, दूसरा जैसा जिसका फ्यूचर प्लान होगा अलग अलग टाइम। कुछ मैथ्स में जाएंगे, कुछ बायो में जाएंगे, जो भी जाना है। अगर आप बायो ग्रुप में जाते हैं, फिजिक्स कंपलसरी है। फिजिक्स तो विक्रम बेताल वाली है, वो तो लटकी रहेगी। तुम कहीं भी जाओ, ये तो विक्रम बेताल वाली कहानी है। तो ये प्रशास्त तो लटका रहेगा बायो फिजिक्स का। तो मैंने कहा क्लोरोफिल कितने टाइप के होते हैं? ABCD टाइप के होते हैं, जिनमें से आप देखेंगे A और B ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इनका रोल रहता है उसमें, क्या नाम कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। बाकी पर मैंने डिटेल इसी फोटोसिंथेसिस को और आप डिटेल्स पढ़ते हैं 11th में जाकर, मैंने कहा बायो में। बाकी ये आपको बता ही दिया था। ग्रीन पिगमेंट है, कहाँ आपका मौजूद होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। दे आर फाउंड इन ग्रीन लीव्स इन अ मैक्सिमम अमाउंट एज वेल एज इन अदर ग्रीन पार्ट्स। तो ये माल क्लियर नहीं है, ठीक है। आप छोटे छोटे एक आध चीज़ और करते हैं, बिसाइड्स क्लोरोफिल के अलावा भी आपके जो प्लांट है उसमें कुछ अदर छोटे छोटे पिगमेंट्स और हो सकते हैं, रंग बिरंगे। पिगमेंट माने मालूम है, पिगमेंट होते हैं कलर्स। हाँ, दो वर्ड आते हैं, पिगमेंट और डाई। डाई ध्यान रखना, जनरली हम उन्हें कहते हैं डाइज, वो होती हैं जो आर्टिफिशियल होती हैं, बोले तो केमिकल। केमिकल तो खैर सब होते हैं, लेकिन डाइज वो हैं जो अपन कहीं बनाते हैं अपनी तरफ से। समझ में आ रहा है? जैसे कपड़े रंगने के लिए जो आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं, डाइज है। और पिगमेंट कौन होते हैं? जो नेचुरल कलर है, जो ऑर्गेनिक कलर कह सकते हो। जैसे कुछ एक साल पहले होली की बात की जाए तो होली पे लोग आग जो है कहते हैं हल्दी और इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। हल्दी जो कलर है, ध्यान रखना, नहीं मिर्ची का है ना। अपने घरों में बुजुर्गों से पूछोगे तो बताएंगे मार्च के महीने में कभी आप गांव में जाना, तो खैर बेचारे गांव में भी पेड़ नहीं बचे, लेकिन जहाँ कहीं जंगल है उनमें आप देखो पलाश का पौधा होता है, एकदम गहरे लाल कलर के फूल लगते हैं। और पलाश के अब तो पेड़ मैंने कहा, जो मैंने कहा तो गांव में भी वही ना कटाई। फिर कहीं भी अगर पलाश का जंगल हो, दूर से देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो, इतना गहरा ऑरेंज और रेड कलर का पूरा। जैसे ध्यान दिया अपने आप बेल लगी है,
अभी आते हो बाहर इसका भी ऑरेंज कलर है, देखा पूरी बेल एकदम रेड ऑरेंज तरीके फूल दिखते हैं। मैंने कहा पहले क्या है उसके फूलों को तोड़ लाते थे, उसको पीसते थे, वो बढ़िया ऑरेंज कलर होता था। और कपड़े रंगने के लिए हाँ। पीसने के बाद वो जो पाउडर फॉर्म कैसे आता है? किसको? कलर से पाउडर फॉर्म कैसे आता है? नहीं, ये होली में तो कलर डायरेक्ट इस्तेमाल करते थे गीला ही। जैसे आपको बता दें वहाँ चलो ऑरेंज कलर चाहिए तो आप उसको पीस लें और पानी में घोल लें, खत्म बात। नहीं, अगर फ्लावर से उनको अगर फ्लावर से करना है तो पाउडर ऐसे आएगा, आप उसको सुखा लेंगे ना। जैसे कंपनी में जैसे हल्दी की बात कर देता हूँ, हल्दी एक तो कच्ची हल्दी आती, देखी कच्ची हल्दी नहीं देखी मंडी वगैरह में, कच्ची हल्दी अदरक जैसी होती है गीली, वो कलर एकदम पीला होता है, उसको भी आप देखेंगे खाने में डालते हैं लोग आप, और अच्छा काम करती है, बहुत प्यारी लगती है। आगे पाउडर कैसा है, उस हल्दी को आप सुखा लें फिर मशीनों से आप पीस लें तो पाउडर फॉर्म हो गया। पहले जो कलर आते थे बता दें नेचुरल कलर थे, अब जो कलर आ रहे हैं वो एक्चुअली कलर नहीं तो डाइज होती हैं। जैसे हरे रंग के नीले रंग के लिए आप ध्यान देखना जनरली कॉपर सल्फेट इस्तेमाल होता है, और कॉपर सल्फेट आप ध्यान है मैंने बात बताया कॉपर सल्फेट अपने लिए टॉक्सिक या पॉइजनस होता है। याद देखना नीला जो हरे जो कलर लगते हैं उनसे आपकी स्किन एकदम। और सर जो ग्रीन कलर आते हैं उनमें कुछ ऐसे कांच टाइप से भी निकलते हैं वो इसीलिए क्योंकि हम बताया ना केमिकल सब पीसते पासते हैं तो पत्थर वगैरह जो मिनरल है ना, मिनरल्स इनसे आए हुए हैं तो टुकड़े रह जाते हैं, ये इनके साथ दिक्कत है। इसलिए उन्होंने कहा डाइज और पिगमेंट्स याद रखना, पिगमेंट और डाई मतलब समझ में आते हैं। ऐसे आपकी बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाता है मेलानिन, मेलानिन का नाम मालूम है ना, धूप से अपन को जो जाता है बालों में होता है, बाल आपके काले या सफ़ेद इसीलिए होते हैं कि मेलानिन अकॉर्डिंग होगा, तो ये ध्यान चला जाता है। अब चलो हम ये बात कर रहे थे बाकी कौन से होंगे, जैसे कैरोटिन, और कैरोटिन कैसा होगा, कैरेट से याद हो जाएगा, कैरेट ऑरेंज कलर का होता है। जेंथोफिलिस, जेंथोफिलिस कैसा होता है, लगभग येलो, ठीक है ना। मेज माने तो माने भुट्टा। और कहाँ जाओगे, फाइकोबिलियंस, फाइकोबिलियंस कैसा होता है, ये आपका होगा रेड या वायलेट इस टाइप के शेड में होंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह में पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ भी वही आप इसको हल्का सा मसल दें, एकदम गहरा हरा कलर निकलता है, हरा नीला सा, और एक गहरा हरा कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये है कि ये सारे कलर्स में जो बेनिफिट है वो ये है कि ये नुकसान नहीं करते। और एक तो इनमें से आप भी घरों में खूब इस्तेमाल होता देखते हैं मेहंदी, मेहंदी लगभग सबके घरों में कभी ना कभी इस्तेमाल होती है। बाकी मेहंदी भी आजकल हम बताएं असली वाली नहीं आती, खासकर मेहंदी भी आर्टिफिशियल ही आती है। चले एक खास बात याद रखेंगे, जब आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के रेट बराबर होने वाला समझ में आ रहा है। प्लांट जितना खाना बना रहा है जिस स्पीड पे, एक्चुअली उसी स्पीड पे उसे बर्न करके एनर्जी भी लेता जा रहा है। ये जो पॉइंट है ध्यान रखना, ये कंपनसेशन पॉइंट कहलाता है। और कंपनसेशन पॉइंट आपका कहाँ होगा, तो ये रहा, कहाँ लिखा है, ये है तो नीचे, ये आपने कहलाता है कंपनसेशन पॉइंट। और जनरली कब होगा, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लो इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस बहुत स्लो होगी, पौधे के सारे सेल्स अगर जिंदा रहने हैं तो रेस्पिरेशन तो कर ही रहे होंगे, फूड बर्न तो कर ही रहे होंगे, तो जिंदा रहना है तो कंटिन्यूस करते हैं। हम भी अपनी बॉडी में आपने ध्यान दिया होगा बराबर सांस लेते हैं, क्योंकि हर लिविंग सेल से वो जिंदा रहेगी तो लगातार रेस्पिरेशन कर रही है। बस ये कि हम फूड स्टोर कर लेते हैं दिन में 4-6 बार कि 2 बार, नहीं 2 तो 3-4 बार, जानी एक बार जानी देख के लगता है 2-3 दिन में 1 बार स्टोरेज की जाती है। तो क्या होगा, इस समय ध्यान देखना क्या होगा, जो बना रहा है लगभग उतने ही उसका कंजम्पशन है और उतने ही उसका प्रोडक्शन है। ये किस नाम जाना जाएगा आपके लिए, ठीक। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा याद है किसी को? बढ़िया, ऐसा कर देते हैं ना। अब ये देखना पड़ेगा इसमें फिगर है कि नहीं है, बढ़िया ये रहा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खत्म बात, कहानी अपनी पूरी हो गई। ये रहा आपका स्टोमेटा का फिगर। स्टोमेटा का फिगर क्या क्या बनाएगा, 2 बीन टाइप, काजू टाइप, चाहे जैसे कह दो, ये आपके वो रहते हैं। इनमें क्या होगा ध्यान देखना, ये जो आपका ये स्टोमेटल पोर है और ये कहलाते हैं गार्ड सेल, देख रहे होंगे पोर,
ये आपकी चीज़, ये जो छोटे छोटे लगे हैं, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है इसमें, जिनमें क्लोरोफिल होगा। जब ध्यान देखना इसमें पानी भरोगे तो फूलने लगेंगे, और फूलने लगेंगे तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और उल्टा अगर पानी कम होगा तो बेचारे पिचकने लगेंगे और आपके स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएंगे। ये जो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, आप ध्यान देखना, ये जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, ये गॉड्स इंजीनियरिंग कहलाती है। सही ना, ये इंजीनियरिंग का नमूना है। ये ध्यान देखो, ये अपने आप एक महान काम करता है। अगर प्लांट को पानी कम मिल रहा है अपने आप गेट बंद हो जाएगा, और अगर पानी ज़्यादा मिल रहा है अपने आप गेट ओपन हो जाएगा। रेस्पिरेशन से एक्सेस ऑफ वाटर आप, ट्रांसपिरेशन से एक्सेस ऑफ वाटर आप बाहर कर देंगे। तो किसमें कोई समझने में दिक्कत कहीं से कहीं तक खाया ना बताए नहीं जनरल। तो ये आपको ये समझ में आता है, तो बस फिर अपन इसका ये भी बता देंगे। ये क्या कहता है, दे आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। छोटे छोटे जो पोर्स प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा फंक्शंस इन गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब इसी से आएंगी जाएंगी, और पानी भी इसी से जाएगा। और क्या कह रहा है, बिटवीन द प्लांट एंड द एटमॉस्फेयर ईच स्टोमेटा इज बॉर्डर्ड बाय 2 बीन और डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल्स इन डाइकॉट्स। ओ माय गॉड, ये क्या होता है? डाइकॉट मतलब जिसकी दो सीड्स हो, मोनोकॉट जो सिंगल सीड्स। सर डाइकॉट जिसके सीड अलग अलग, जैसे मटर हो गया डाइकॉट। आप सही है एग्जांपल आप सही दे रहे हैं। डाइकोटिलेडोन बताता हूँ, ये उसका पूरा नाम है, शॉर्ट में डाइकॉट्स कहा जाता है। डाइकोटिलेडोन होते हैं जिनके बीज में 2 पार्ट पाए जाते हैं। जैसे चने को आप जो है हल्का सा छीलो तो समझ में आएगा, चने आधा चना अपने आप ही सेल्फ डिवाइड होते हैं, अपने को नहीं करने पड़ते। मूंगफली 2 पार्ट होते हैं। मटर नहीं, बादाम तो हमने देखा नहीं। अरे मैं गरीब आदमी, बादाम नहीं। ठीक है, चावल या गेहूं ध्यान जा रहा है? चावल या गेहूं जो है सिंगल पीस होते हैं, लाइन होती है, लेकिन ध्यान देखना लाइन में 2 नहीं होते। आप सोचो 2 खोल लोगे तो ये कैसे है? ये होते हैं मोनोकोटिलेडोन। सही कह रही, बादाम होता है, काजू भी होते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट डाइकॉट तो क्लियर हो जाते हैं, जिनका एक वर्ड पे चले जाते हैं। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग अभी आप बता रहे थे, पानी आना जाना, बस उसको आप अंग्रेजी में पढ़ लें, उसमें अब क्या दिक्कत है? क्या बताएगा? ध्यान देखो, ये आपसे बताता है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। खोलना बंद करना गार्ड सेल का काम है। कैसे? द गार्ड सेल स्वेल, फूल जाते हैं। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। जैसे आपके फैलेंगे तो ध्यान रखना पोर खुल जाएगा। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक as large amount of water is lost through stomata, the plant closes these pores। जब उसे लगेगा काफ़ी सारा पानी लॉस हो रहा है तो अपने उसको बंद कर लेता है। और ये प्रोसेस याद में देखना, आपसे कई बार पूछी गई है कि आप जो है गार्ड सेल क्या होते हैं या ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर को आप एक्सप्लेन करें, तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, यही 3 लाइनें लिखनी है तुम्हें। डायग्राम बना देते हो तो बहुत अच्छी बात है। बायो कहती है डायग्राम आप बना रहे हैं, देन इट्स वेरी गुड, क्योंकि अपनी स्टोरी अपने आप ही बता देते हैं। सही कहा ना मैंने? चलो नेक्स्ट आप जाएंगे, इसके बाद अगला क्या आएगा आपका? क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट वो होते हैं जिनमें आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या कहेगा? क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ऑर्गेनल्स जैसे प्लास्टिड्स विच आर फाउंड इन लार्ज नंबर प्लांट एंड एल्गल सेल्स, एल्गीज में अंडर गोइंग फोटोसिंथेसिस, जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तुम चाहो तो लैंग्वेज थोड़ा बहुत सिंपल कर लेना। वो जिनमें हम कहते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है और जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। थोड़ा सेंटेंस को 2 बार में तोड़ देना। नेक्स्ट क्या है? किसने खोजे थे? शिम्पर। ठीक, और क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैविंग 2 पार्ट्स। किसी भी क्लोरोप्लास्ट में आपके 2 पार्ट होते हैं, जिनमें से एक कहलाता है ग्रेना और एक होता है स्टोमा। ये क्या कह रहा है? एक लेमिलर सिस्टम है। लेमिलर सिस्टम मतलब मैं बता देता हूँ, लेमिलर का मतलब होता है हिंदी में
परतदार, या चलो अंग्रेजी में करें, तुम्हें कौन सी हिंदी आती है, लेयर। ये आपकी कॉपी में बने होंगे, शीट में बने होंगे, जिनके पास वो शीट, जरा देखो आगे कहीं क्लोरोप्लास्ट का फिगर बना होगा, एक पीला पीला अंडे जैसा बना है क्या? हाँ, जरा देखो कहीं जो है हम कह रहे हैं वो पतले पतले शीट टाइप दिख रही होंगी, दिख रही है क्या? और उस पर लिखा भी होगा ग्रे ना, चेक कर लो, उसमें लिखा होगा बगल में, ऐसे ही दिख जाएंगे, पतली पतली लेयर टाइप नहीं दिखी? हाँ, क्या कह रहा है? लेयर्ड सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ स्टैक्स ऑफ ग्रेनम लेमिला। लेमिला माने होती है परत, लेमिलर माने परत वाला, और लेमिला माने परत। इसमें क्या होती है, ये जो परतें हैं, कौन सी परतें हैं, इसका नाम ही है ग्रेनम लेमिला, ठीक है। और ईच बाउंड बाई ए मेम्ब्रेनस बॉक्स कॉल्ड ए थाइलाकॉइड, और एक काय में बंद होती है, एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर में बंद होती है, जो क्या कहलाता है? थाइलाकॉइड। तो पहली बात तो थाइलाकॉइड जो अपन वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे समझ में आता है। जब भी आप किसी भी क्लोरोप्लास्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? कुछ परतें मिलेंगी। अपन इसको ऐसा समझो, चूंकि अपने को बायोलॉजी कम आती है इसलिए अपन इसको ऐसा समझते हैं, ब्रेड का पैकेट देखा है? बस तो हो गई कहानी पूरी। ब्रेड के पैकेट में ध्यान देखना, ब्रेड होती है ग्रेनम लेमिला, समझ आ गई? एक के ऊपर एक जमी हो गई तो जम गई, तो ये क्या कहलाने लगा? ये हो गया ग्रेना। और ये जो आपने इसका पैकेट बनाया होता है, भाई हिल जाएंगी ना, तो जिस बॉक्स में कंटेन करोगे, जो एक वो बनाओगे, वो मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? अब तो समझ में आ गया होगा, ज़्यादातर लोगों को अभी नहीं आया। तो वो मेम्ब्रेन किस नाम से आने जाती है? वो कहलाती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ऐसे याद रखोगे तो जल्दी समझ में आती है और याद रह जाती हैं, ठीक है ना। चले, इसके बाद क्या कहेगा? देयर आर 40 to 60%, ठीक है, नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स पर ग्रेनल। लगभग कितने होते हैं? 50 के आसपास होते हैं। इसी में आपके जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें क्या पाया जाता है? सबसे खास चीज, और इसीलिए अब आपको याद आएगा क्लोरोफिल कहाँ मिल रहा है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। क्लोरोफिल क्या काम करता था? लाइट एब्जॉर्ब करता था। तो भैया लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? जहाँ था, जहाँ आपका क्लोरोफिल होगा। इसका मतलब कहाँ है क्लोरोफिल? तो जहाँ है वहीं लाइट रिएक्शन होगी। तो इसलिए ये क्लियर हो जाता था, जो मैं कल बता रहा था कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। तो उन्हें आगे कहा था बताऊंगा कि यहीं क्यों होती है। अब मैंने बता दिया, आपको समझ में आ जाता होगा ये यहीं क्यों होती है। ओके, अब ये तो समझ में आ रहा है। बाकी वही आर फाउंड इनसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन वेयर दे ट्रैप सोलर एनर्जी, फिर वही होगा फोटोन या क्वांटा। तो ये क्लियर हो जाता है, हाँ ना, बढ़िया। अब जो आपके ग्रेना है आर इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए चैनल कॉल्ड एज स्ट्रोमा। जो आपके ऐसे पीसेस हैं अलग अलग, जो आपके थाइलाकॉइड का पैकेट बना हुआ है ग्रेना का, जो मैंने कहा था ब्रेड पैकेट समझ लो, आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। क्यों? जैसे यहाँ जो भी आपका लाइट रिएक्शन हुई है, प्रोडक्ट इसको अपने लिए थोड़ी बनाने हैं, पूरे में सर्कुलेट भी करने हैं। जहाँ जुड़े होंगे वो क्या होंगे? वो पार्ट क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या करेगा? स्ट्रोमा ये करेगा, जैसे ये आपके यहाँ कहीं ग्रेना का हम कहते हैं, ये पैकेट मान लो एक ग्रेना का, इसमें ब्रेड पैकेट टाइप कह दिया। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाइट रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले ली। अब इसका क्या करें? तो ये किसके बीच में जाएगा? ये जाएगा यहाँ पर, जिसको मैंने कहा स्ट्रोमा। इनकी हेल्प से जो ये बना था, उनकी हेल्प से फूड बनाएगा, यानी कि ग्लूकोज बनाएगा। इसलिए यहाँ पर कौन सी चीज होगी? स्ट्रोमा में क्या होता है? फूड बनना। और फूड बनने को अपन कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो ज़्यादा अच्छा वर्ड लेते हैं, स्ट्रोमा में आपके क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगी। समझ में आ गया? धीरे धीरे स्तर पूरा कर दिया। तो स्ट्रोमा में चले आए, क्या बताएगा? इट इज ए नॉन पिगमेंटेड। ये नॉन पिगमेंटेड होता है, प्रोटीनेशियस, मतलब प्रोटीन का मैट्रिक्स होता है, इन विच ग्रेना रिमेन एम्बेडेड। इट कंटेन्स एंजाइम्स फॉर। क्या मेरी बात समझ में आ गई थी? इन्होंने अपना लाइट रिएक्शन की, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तोड़े, वो किसको देंगे? वो आपके देंगे स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा में फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, यानी उसे हम कह सकते हैं डार्क रिएक्शन। अब तो नाम भी मालूम ना, लाइट और डार्क, ठीक। और आगे की तरफ बढ़ जाए, ये आपका फिगर रहा। यही फिगर मैंने आपसे कहा था आप देख लें। ये फिगर क्या कहता है याद देखना। ये आपको दिख रहा होगा, ये ग्रेना है, ये ग्रेनुलर लेमिला थी, क्लियर है। यही आपका स्ट्रोमा हो जाएगा।
ये जो लेमिला स्ट्रोमल, स्ट्रोमल मतलब समझ में आ रही, स्ट्रोमा की जो आपके इसको और इसको क्या कर रही है, आपस में कनेक्ट कर रही है। एक ये कनेक्ट कर रही है, देखो इन दोनों को ये कनेक्ट कर रही है। तो ग्रेना दिख जाते हैं कहाँ कहाँ है। ग्रेना अगर दिखा दिया जाए तो ग्रेना, चलो इससे दिखाता हूँ। एक ग्रेना ये नजर आ रहा होगा, ये छोटा सा नजर आ रहा होगा, ये अब तो दिख रहे होंगे यार, इतने बड़े में भी नहीं दिख रहे। और जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं वो कनेक्ट करने वाले कौन है? किधर? सर्कुलर डीएनए के नीचे। सर्कुलर डीएनए कहाँ है बेचारा? ये रहा इसके नीचे, हाँ इसके नीचे है। तो ये सर जहाँ लिखा है, अच्छा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा ना स्टोमा, ये लो थोड़ा लंबा कर लो, ये रहे ये कनेक्टिंग। तो सभी स्टोमा ही है, चारों तरफ तो दिख रहे हैं। लिखे तो कहीं एक जगह लिख दोगे, ग्रेना कहीं एक जगह लिखा होगा, सब जगह थोड़ी लिखे होंगे। मैं दिखा दिए इतने सारे, तमाम सारे को एक में 50-60 होते हैं। और स्टोमा मैंने कहा ये कनेक्टिंग जो है, तो सब जितनों पे एस लिखे हैं सब आपको मिल जाएंगे। और हो सकता है तो रफ आइडिया है, हो सकता है ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं बोले आप यही 3 जोड़ेंगे क्या। ये तो एक फिगरेटिव आइडिया है। लेमिला पर्थ, लेमिला माने भी कहते जो लेयर होती है, जो पर्थ होती है, वो लेमिला कहलाती है। चैनल माने मालूम है, जो एक से दूसरे को जोड़ता है, वो चैनल कहलाते हैं। इन दो ग्रेना को जो चैनल आपस में जोड़ रहा है, जो उनका कनेक्टिंग है, वो कहलाता है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमल लेमिला मतलब स्ट्रोमा की एक लेयर। और ऐसा इसलिए कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रोमा की एक ही लेयर हो। टिपिकल सेल्स हैं, कुछ में आप देखेंगे 2-3 लेयर भी हो सकती हैं। बस काम इनका क्या होगा, जो मैं करता, इसने लाइट रिएक्शन करनी है, इसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन तोड़ने हैं, इसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन तोड़ने हैं, उसमें लेके खाना बनाना। हाँ, और ये भी तोड़ेगी। अब ये जो तोड़ेंगे इनका क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो क्लोरोफिल था, ये अपना भेजेंगे इस चैनल में, इस जगह पर, और यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, जहाँ बनेगा आपका फूड। सही है, इसलिए क्या बड़े फिगर में आसानी से लिखना आसान हो गया मुझे। एंजाइम और कैटलिस्ट का दोनों काम एक ही होता है? नहीं, एंजाइम और कैटलिस्ट में एक अंतर है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन में हेल्प करते हैं, और एक्चुअली ध्यान देखना, आगे जाके आप ये पढ़ेंगे, कैटलिस्ट हेल्प भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। वो मैं तुम्हारे मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन कम करेंगे। एंजाइम वो होते हैं जो रिएक्शन करते हैं, करता जाता हूँ। जैसे हमने कहा था सलाइवरी एंजाइम, ये क्या है ध्यान रखना, सलाइवरी एमिलेज जो है ये स्टार्च को ग्लूकोज में रिएक्शन करके कन्वर्ट करेगा। ये कैटलिस्ट नहीं है, ये स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो या अलग हो जाए, ये करेगा। सही है, चले और अब कहाँ जाए। चलो ये तो समझ में आ गए जनरली। अब हम जाते हैं अमीबा का न्यूट्रिशन। तो यार हमने लास्ट टर्न में पढ़ा दिया था। अमीबा का न्यूट्रिशन याद है? अमीबा का न्यूट्रिशन 2 शब्द याद दिला देता हूँ। पहली बात, अमीबा होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब फूड अपनी बॉडी के अंदर लेगा और उसको डाइजेस्ट और ये सब प्रोसेस करेगा। दूसरी बात आती है कैसे लेगा, तो ये प्रोसेस कहलाती है फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस मतलब ये फीड को स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीड, इनसे एनगल्फ करेगा, जकड़ लेगा और डिफ्यूजन से उसको अपने अंदर ले लेगा। गैसेस भी डिफ्यूजन से लेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं इनको भी बाहर उसी प्रोसेस से निकाल बाहर करेगा। तो इन समराइज्ड वे हमारी कहानी कंप्लीट हो गई। अब पढ़ने के तौर पे आप कहेंगे तो हम पढ़ देते हैं। क्या कह रहा है? इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। अपन एंटायर सरफेस से नहीं लेते, अपने पास अलग सिस्टम होता है। अपन मुंह से खाएंगे, उसको स्टोर करेंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे। तो ये भी जवाब हमने दिया था, अपन डायरेक्ट करेंगे तो अपनी गिनी चुनी सेल्स, स्किन सेल्स केवल फूड लेंगी, बाकी सब भूखी मर जाएंगी। नेक्स्ट आप आएंगे अमीबा। क्या कह रहा है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर प्लांट्स और आगे क्या कहता है? एनिमल सच एज पैरामीशियम, oscillatoria etc. It is holozoic in nature and obtains the food
क्या करता है, कहाँ से फूड लाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ, ये अब तो पढ़ने में आ रहे होंगे, फैगोसाइटोसिस। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व, कौन कौन से होंगे, पहला इंजेक्शन, वही 5 स्टेप होंगे, इंजेक्शन पहले उसको अपने अंदर लेगा। अमीबा एनगल्फ्स, यही वर्ड में इस्तेमाल कर रहा था, एनगल्फ मतलब हाथ बढ़ा के उसको अपने अंदर कर देना। द फूड बाय फॉर्मिंग आउट टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, फिंगर टाइप एक्सटेंशन टेम्पररी बढ़ाएगा, ठीक। और ये आपके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्यूडोपोडिया। When the food is completely surrounded or encircled, जैसे ही फूड पूरी तरह से घेर लिया गया तो ये अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। टिप्स ऑफ द एनसर्कलिंग से स्यूडोपोडिया टच ईच अदर, द मेम्ब्रेन एट दैट पॉइंट डिसॉल्व्स, उस जगह की मेम्ब्रेन घुलेगी, एंड फूड वैक्यूल इज फॉर्म। फिर क्या होगा, ये कैप्चर्ड फूड होता है, बढ़िया। ये वही फिगर है, फिगर तो ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, ऐसे इससे अच्छा फिगर बना सकते हो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बता रहा है, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होगा, अमीबा में होंगे एंजाइम्स, और एंजाइम के जो बैग्स होते हैं उन्हें याद होगा लाइसोसोम कहलाया करते थे, उनकी हेल्प से इसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो क्या बताएगा, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल, इन द फूड वैक्यूल लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। लाइसोसोम्स थे आपके बैग ऑफ एंजाइम, सुसाइडल बैग कहलाते थे लास्ट ईयर, क्योंकि जब अपनी खुद की सेल डेड हो जाएगी तो ये उसको भी डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक। और प्रेजेंट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ दीज लाइसोसोम्स एक्ट ऑन द फूड, ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका फूड डाइजेस्ट हुआ ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसे एब्जॉर्ब होने में कोई टाइम ही नहीं लगना, क्योंकि एक ही सेल है, वही साइटोप्लाज्म, तो उसी में इधर उधर हो जाएगा। अब एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यानी माइटोकॉन्ड्रिया सरी की जो चीज़ें वो क्या करेंगी, इस फूड को बर्न करके एनर्जी डेवलप कर लेंगे, तो एसिमिलेशन हो गया। और लास्ट जो बचेगा उसी डिफ्यूजन की प्रोसेस से आप उसको बाहर भेज देंगे। ये तो मुझे लग रहा है समझ में आना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा खास विशेष नहीं। अब हम बात करेंगे असली वाली, तो यहाँ तक तो एंटरटेनमेंट था। चले आ जाए, सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में क्या क्या होगा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में आप ध्यान देंगे, पूरा का पूरा वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, पूरा का पूरा जो फूड पाइप जाता है, इसका दूसरा नाम क्या रहता है, एलिमेंट्री कैनल। कौन कौन से पार्ट होंगे, सबसे पहला माउथ, बकल केविटी, फेरिंग्स जो गले में आएगा, ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, देन आपका स्टमक, टेम्पररी स्टोरेज जहाँ फूड जाके स्टोर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ आपका इसका बचा हुआ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा रिलीज से, जो पढ़ चुके जल्दी समझ में आ रहा होगा। लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ जहाँ लास्ट, यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ धीरे धीरे पहुँचेगा, लास्ट पानी एब्जॉर्ब होगा। रेक्टम जो वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज हाउस हो गया, और एनस यहाँ से आपका फिर ये बाहर निकाल दिया जाएगा, तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स, और केवल ऑर्गन्स ही अच्छे से पढ़ते जाओ तो बाद में जो प्रोसेस है वो अपने आप समझ में आ जाएगी, टुकड़ों में फिर एक साथ लिख दी गई है। क्या कह रहा है, माउथ क्या होता है, स्मॉल स्लिट, स्लिट मानो याद है, छोटा दरवाज़ा, गेट, दरार, ऐसा कुछ भी, थ्रू विच फूड इज इंजेस्टेड। अब ये कोई डेफिनेशन थोड़ा यार, आदमी सोच रहा अच्छा तो खाना मुंह से अंदर जाता है। चले नेक्स्ट है, बकल केविटी भी मालूम है, बकल केविटी कहलाती है पहली। ध्यान है आपको 3 तरह की केविटीज बताते हैं बॉडी में, कौन सी, बकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल। अब आप सही हैं, सही है। आ जाए वापस, क्या कह रहा है, माउथ ओपन्स इनटू ए चैम्बर कॉल्ड एज बकल केविटी। बकल केविटी में क्या क्या पाया जाएगा, सबसे पहले मिलेंगे टीथ, टंग मिलेगी, और मिलेंगी ग्लैंड्स, याद आ गई, सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ कितने होंगे, जिनके गिर गए उनको छूट दी जाएगी। और क्या, सबसे पहले जो है सामने तो है फावड़ा टाइप दांत होंगे, हाँ तो और क्या, ये कहलाते हैं
इंसीजर काय काम में आते हैं? काटने के। चेक कर लेना, सेब काटना हो, गाजर काटनी हो तो यही काम में आएंगे, यहाँ से नहीं कटेगी। दूसरे नंबर पे आते हैं 4 चुड़ैल वाले दांत। हाँ और क्या, ये कौन से होते हैं, कहलाते हैं कैनाइन। ये काय काम में आते हैं? फाड़ने के। एक्चुअली ध्यान देखना, भाई मैस्टी आएगी उसके देखना खोल के, नहीं उसके दोबारा उसके देखना स्पेशल कैनाइन में। स्पेशल कैनाइन इनके क्यों ध्यान जा रहा है? कार्निवोरस है, शिकारी कुत्ते हैं ये। जो जर्मन शेफर्ड नस्ल कौन सी है? हंटर डॉग नस्ल है, इसलिए एक्चुअली भेड़िए का वंशज है ये। ध्यान देखना बिल्कुल। आ गया, आओ। इसका पानी ना चला गया। तो कहीं चेक करना भेड़िए की फोटो और इसकी फोटो जो है जर्मन शेफर्ड की मैच करना, जो निकलेगा एक ही उससे ब्रीड से रिलेटेड होते हैं। बस भेड़िए जंगली हुआ करते थे, ये पालतू। जैसे तुम और बंदर हम पालतू हैं। बिल्कुल पालतू हो, मैं सही कह रहे हो। ठीक है ना, कैनाइन समझ में आते हैं। उसके बाद याद रखना प्री मोलर और मोलर होंगे, जिन्हें अपन हिंदी में दाढ़ कहते हैं। ये काय काम में आती हैं? ये चीज़ों को चबाने के, ग्राइंड करने के, पीसने के काम में आती हैं। आप जो भी चीज़ चबाएंगे ध्यान जाएगा इन्हीं के बीच में जाएगी। सारे दांत समझ में आ गए होंगे एक ही बार में, तो बढ़िया। आ जाओ पढ़ लेते हैं। माउथ ओपन से तो पढ़ ही दिया था। इसमें ध्यान देखना, जो आपका रूफ ऑफ है ये कहलाती है हार्ड पैलेट। पैलेट माने हिंदी वालों तालू कहते हैं, जनरली हमारे यहाँ तो तालू कहते हैं, तो आया पता नहीं कुछ और कहते हैं क्या? अच्छा ये नहीं पता। चलो, एट द फ्लोर ऑफ दी दिस केविटी आपका क्या होगा? मोटा मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो आपके किस नाम से आने जाता है? टंग मसल्स की बनी होती है, सबको देखने मालूम है। काय में हेल्प करती है, च्यूइंग में, चबाने में, स्वेलो करने में। कोई भी चीज़ निकलोगे तो ये धक्का नहीं देगी, तब तक अंदर नहीं जाओगे। टेस्टिंग में, टेस्टिंग नहीं टेस्टिंग होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक मान ली जाएगी। ये टेस्टिंग होता है, टेस्ट में। और सबसे खास बात, सबसे ज़्यादा हेल्प इसी में करती है ना। टंग हैज वेरियस टाइप्स ऑफ पेपिला हैविंग टेस्ट बर्ड्स। कभी आप माइक्रोस्कोप से देखें तो छोटे छोटे, हम कहते हैं वाइट जो है मशरूम टाइप, या कहा जाए वो घास टाइप, इस टाइप को देखेंगे। ये क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स आपके जो है ठीक वैसे होते हैं। आँखों में क्या होती है? ये नर्व जो रहती हैं वो लाइट पहचानती हैं। कानों की साउंड पहचानने के लिए, नाक की स्मेल पहचानने के लिए स्पेशल जो सेल्स रहते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये टेस्ट पहचानने काम में आते हैं। टेस्ट बर्ड्स होगा। टेस्ट बर्ड्स फॉर स्वीट टेस्ट ये कहाँ पाई जाती हैं? आर लोकेटेड ऑन दी एंटीरियर एंड। और फॉर बिटर टेस्ट आपकी कहाँ होती है? एट दी पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब पीछे, ठीक है ना, आगे और पीछे। खट्टा टेस्ट आपको कहाँ से महसूस होता है? साइड्स से। तो जनरल जानकारी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके अलग अलग टाइप के दांत, यही होते हैं मुझे लग रहा है। इंसीजर, कैनाइन, ये सब है ना। क्या बताएगा? इंसीजर्स कटिंग के लिए होते हैं, कैनाइन टीयरिंग के लिए होते हैं, फाड़ देने के लिए। ये ग्राइंडिंग के लिए होंगे, चबाने के लिए, पीसने के लिए, और ये भी ग्राइंडिंग। अब इसमें खास बात क्या थी? 3 pairs of salivary glands are found in mouth। गाल में कहीं ना कहीं क्या पाई जाती हैं? 3 सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो एंजाइम क्रिएट देंगी। और कौन सा एंजाइम देंगी वो मालूम है आपको? ये कहलाता है, ये भी याद होगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ये भी मोस्ट ऑफ द पीपल को याद रहता है। बढ़िया। ये रहा आपका आदमी, और उस बेचारे के आते हैं, ये दिख रहा होगा टंग मान लो, माउथ, बकल केविटी, इसोफेगस, ये जो हम कह रहे हैं, ये रहा स्टमक। स्टमक के आपके बाद ये जो छोटू 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 जो दिख रहे हैं, ये हो गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपका टोटल ये हो गया। साथ में आप ध्यान देखना, यहाँ पर पाई जाती है खांसी, जिसको हम कहेंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ध्यान देखना अब अपने काम की नहीं है। अपेंडिक्स कब काम की हुआ करती थी? जब हम बंदर होते थे, तब क्या करते थे हम लोग जो है
लकड़ी, घास और ऐसी चीज़ें खाते थे जो ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करती थी। ये हर्बीवोरस में काम की होती है। तो ये हमारे बॉडी में रेसिडुअल ऑर्गन्स के तौर पे पाई जाती है। रेसिडुअल ऑर्गन्स कौन से हैं? जो हमारे काम के नहीं है पर फिर भी उनके अवशेष बचे हुए हैं। कौन कौन से रेसिडुअल ऑर्गन है जो नॉर्मल दिखते हैं? कान का पिन्ना, दैट इज कॉल्ड पिन्ना, समझ आ रहा है? और बताता हूँ कैनाइन टीथ, क्योंकि आपने वो शिकार नहीं करना, कच्चा गोश्त नहीं फाड़ना, इसलिए कैनाइन टीथ भी किसी काम के नहीं है। नेल्स, नाखून, ये समझ में आ रहा होगा ये क्या है? कभी हुआ करते थे पेड़ों पर चढ़ने, अब इनसे तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना, सिवाय नेल पॉलिश लगाने के। इसलिए मैंने कहा सब कैसे ऑर्गन है? सब रेसिडुअल ऑर्गन है। इनमें से अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स के साथ एक दिक्कत जुड़ी होती है। अपेंडिक्स कई बार ध्यान से देखना, क्योंकि रेसिडुअल ऑर्गन है बॉडी के अंदर, कई बार इसमें स्वेलिंग या इन्फेक्शन हो जाते हैं और पेट दर्द होता है, फिर आदमी बताता है इसको अपेंडिक्स हो गया है। तो एक्चुअली अपेंडिक्स तो पहले से था, अपेंडिक्स को कोई ना कोई उसमें दिक्कत आ रही है, तो फिर डॉक्टर एक छोटा सा ऑपरेशन करके अपेंडिक्स बाहर निकाल देंगे। सही ना? अपेंडिक्स अब कई बार सुनोगे, कई लोग बताएंगे हमारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अपेंडिक्स मतलब समझ में आ जाएगा कोई नई बीमारी नहीं है, ऑलरेडी जो रेसिडुअल ऑर्गन पड़ा हुआ है ये कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट कर रहा है। तो ये जो समझ में आ जाते हैं इनमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बाकी ध्यान देखना, ये वो डायफ्राम है। कौन सा डायफ्राम? जो आगे जाके बताएंगे, सांस लेते समय काम में आएगा, आपके सीने को फुलाएगा ताकि आप हवा खींच सकें, स्ट्रेच होगा, वापस पसलियाँ सिकुड़ लेगा, तो पसलियाँ सिकुड़ेंगी, प्रेशर निकलेगा तो ये हवा बाहर निकाल ली जाएगी। तो डायफ्राम का जिक्र हम करेंगे कौन से अभी आगे टॉपिक में, जिसमें आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो डायफ्राम नज़र आ जाता है, नीला कर देता हूँ ये, हाँ या ना बताओ। और इसके ध्यान देखना, इसके अलावा इसमें ध्यान से देखना, यहाँ लिवर और आपके गॉल ब्लैडर दिखाए जाएंगे। लिवर वो ध्यान दें, लिवर, पैनक्रियास और एक गॉल ब्लैडर दिख रहे हैं। अब ध्यान देखना, ये जो लिवर है इससे आप ध्यान देखना एक ट्यूब सरीखी आती है जो कहलाती है आपके लिए गॉल ब्लैडर। देखो ध्यान से, हल्का सा थोड़ा उधर ले लूँ तो तुम्हें देखने लगेगा, गॉल ब्लैडर देखने लगा। ये जो ट्यूब आती है लिवर से, जो बाइल जूस वगैरह आते हैं ये इसमें टेम्पररी स्टोर हो जाते हैं, यानी वहाँ से बने इसमें स्टोर हुए, अब ये आपकी इंटेस्टाइन में आगे आएंगे। बाइल जूस याद रखना फैट डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। फैट हिंदी में बोले तो तेल और चिकनाई, जिन्हें फैट से अचानक से क्लिक नहीं हुआ हो। कभी कभार क्या होता है, इस गॉल ब्लैडर में हो जाते हैं स्टोन, और गॉल ब्लैडर में स्टोन मतलब क्या होता है, केमिकली सॉल्ट जमा होने लगते हैं। तो स्टोन मतलब कोई पत्थरे नहीं पड़ जाते, कहलाते हुए स्टोन इसलिए कि सॉल्ट का मतलब समझ आ रहा होगा, कड़े कड़े क्रिस्टल बन जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, ये इसको कट करके गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है। ये आदमी बताता है कि इसका स्टोन का हुआ था या है, तो इसका क्या होगा, ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन में गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर काट के निकाल दोगे तो एक महान समस्या का सामना करना पड़ेगा। हाँ जी, डाइजेशन में काय का डाइजेशन ध्यान जा रहा है, तेल और चिकनाई, इसलिए ऐसा आदमी आप देखना इस बात से होगा। तो वैसे डॉक्टर हम बता दें क्या होता है, एक शीशी दे देते हैं एंजाइम्स की, वो इसलिए कि आप खाना खाएं तो उसको लेते रहें। और दूसरा मना करते हैं शादियों में कम जाना, और कम ना जा पाओ तो कम खाना, सही ना? नहीं तुम अक्सर लोग शादियों दोनों हाथ से चलते हैं। गुलाब जामुन के साथ तो ऐसे हो जाते हैं। सर्कस देखा है कभी? सर्कस देखने का तुमने? तुमने कभी सर्कस नहीं देखा? अरे सर्कस में कई बार नहीं देखा होगा, जोकर होते हैं ऐसे बॉल लगाता, देखना तुम्हें कई स्टॉलों पे ऐसे सर्कस में, वहाँ विशेषकर गुलाब जामुन स्टॉल पे ऐसे मिलेंगे। तो बताएंगे अबे कहाँ लगा, तो गुलाब जामुन ही खा पाए और कचू मिलो ही ना, 10 गुलाब जामुन वाले कह रहे हो, कचू मिलो ही ना। सर जो इंसान मिट्टी खाता है सर उसके लिए स्टोन हो जाते हैं? नहीं, मिट्टी खाने से जरूर नहीं कि स्टोन हो जाए, लेकिन मिट्टी खाने से अदर प्रॉब्लम जरूर होती हैं। जैसे एक तो कीड़े हो सकते हैं,
सबसे खास बात हम बता दें। दूसरा क्या है, मिट्टी हम बता दें, अगर ये आंतों में जमने लगी तो ये क्या होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म करती है, तो ये आंतों को ब्लॉकेज करने लगती है, कई बार ये दिक्कत आती है। बाकी स्टोन के तो कई कारण हो सकते हैं। स्टोन मतलब सॉल्ट्स कहीं ना कहीं आपके उसमें जमा हो रहे हैं। जैसे कैल्शियम के सॉल्ट सबसे ज़्यादा जमा होते हैं, चूना जिसे कहते हैं ना। और अब उसके लिए तुम कहो हम कैल्शियम नहीं खाएंगे तो ये भी दिक्कत है, क्योंकि कैल्शियम भी ज़रूरी है आपकी बोन्स और इन सब के लिए। ये तो हमने कहा संयोग है कि वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगे, और कोई ऐसा खास नहीं है। चले, कौन खाता है मिट्टी? मिट्टी खाती है, बताएं कितनी बड़ी है? काफी बड़ी है। तो बता दें उसको जो है वो कैल्शियम वगैरह टैबलेट नहीं दी? सर उसको थायराइड है सर। थायराइड है, हाँ आप सही कह रहे हो, सही मैंने पूछा ना। तो थायराइड का भी लेकिन ट्रीटमेंट हो जाता है, इसलिए अब आप सही बोले। तो आधी बात बताओगे तो नहीं लगेगा, बताओ कॉलेज की लड़की मिट्टी क्यों खा रही है। थायराइड है, इसलिए आप सही कह रहे हैं। थायराइड का ट्रीटमेंट चलता है, लॉन्ग चलता है, लेकिन थायराइड काफ़ी हद तक, एक्चुअली थायराइड हम बता दें 100% तो वो नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक क्योर इसलिए हो जाएगी क्योंकि एक्चुअली ग्लैंड काम करना बंद कर देती है थायराइड में। जैसे मैंने कहा सलाइवरी ग्लैंड है, तो ऐसा जो काम करना बंद कर दे, सलाइवा निकल ही नहीं रहा, तो ग्लैंड क्या है, कोई मोटर थोड़ी क्या एक्टिवेट कर दोगे। उसके सप्लीमेंट हो सकते हैं, उसको कुछ क्योर कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम बनी रहती है, लेकिन दवाइयाँ आती हैं उनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। सर थायराइड की बहुत सारी वैरायटी होती है ना, फैट थायराइड, हाइपो और हाइपर कहलाते हैं। हाइपो और हाइपर, ये हाइपर में क्या होता है, थायराइड एक्चुअली ग्लैंड जो आपका कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटर, यही बता दें, थायराइड जो ध्यान देखना वो क्या करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तमाम सारी चीज़ों के अलावा सबसे मेन ये। तो अगर थायराइड मान चले आपकी ग्लैंड कम एंजाइम वो दे रही है, तो क्या होगा, ध्यान देखना, फैट बहुत कम है आपका यूज़ होगा और डिपॉजिट होने लगेगा, तो आदमी एकदम से मोटा होता जाएगा। और मोटा ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि वो खा कितना रहा है, कम भी खा रहा होगा उतना ही खाएगा, 2 ही रोटियां खाएगा, लेकिन फिर भी हमने कहा जो फैट है वो यूज़ ही नहीं हो रहा, बॉडी उसको मेटाबॉलिज्म उसका कर ही नहीं रही, डिपॉजिट होता जाता है। और या फिर हाइपर, उसमें क्या हो जाता है उल्टा, ज़्यादा आपका प्रोड्यूस हो रहा होगा, चाहे जितना खा दो, जितना फैट आएगा बॉडी उसको मेटाबॉलिज्म करके एक किनारे लगा देगी। ऐसा क्या होगा, फैट डिपॉजिट होगा, ऐसा आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पतला रहता है। तो सब तेरे को तो मैं बेचारी जानी पहले देखते जा रहे उसके साथ कुछ नहीं, केवल खाना कम खाती। चलो, ईसोफेगस मालूम है, फूड पाइप, इसमें तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जाएगा। इसमें बस एक काम याद रखना। चलो स्टमक पे जाएंगे। स्टमक कैसा होता है, स्टमक आपका जे शेप्ड बैग था, स्टमक पे जाओगे, ये रहा जे शेप्ड बैग। चलो इससे बना देते हैं, ये दिख रहा है, बाकी आधा नीचे हो गया, कोई बात नहीं, चलो अपन यहीं से बना देते हैं ये। और ध्यान रखना, ये वो टोटी लगने वाली है यहाँ, जहाँ आपकी आएगी पाइलोरिक स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है। ये आपको आ गया होगा, ये हो गया अपना स्टमक, तो इसलिए दिखाना आसान है। अब आ जाओ, क्या होगा ध्यान देखना, फंडे ऊपर वाली, हाँ फंडे ऊपर वाला पार्ट होता है। एक सेकंड में उसको भी ले रहे हैं, चलो ये ले लो, कहाँ गए, हाँ ये हम करते हैं, कंटेन सेवरल ब्रांच्ड एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होना चाहिए था, ये उल्टा प्रिंट हो गया, जरा शीट देखना। ट्यूबुलर है, शीट हो तो करेक्ट कर लें। ट्यूबुलर मतलब समझ आ रहा है, ट्यूब्स हरी की, अभी नहीं करते ट्यूब्स, ठीक है। ऑन द इनर सरफेस ऑफ वॉल विद सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पे आपकी ग्लैंड में जो स्टमक में गए जो ग्लैंड्स हैं वो क्या देती हैं, वो सबसे पहले देती हैं गैस्ट्रिक जूस, वो याद दिलाऊंगा, ये गैस्ट्रिक जूस प्लस HCl ये सब आते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन्स, स्टमक को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा होगा, फंडिक, वो समझ में आ जाएगा, फंडिक ये रहा, ये बीच का हो जाएगा बॉडी वाला, और पाइलोरिक तो अभी बता ही रहा था, मैंने कहा ही था, यहाँ वो है जो आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो पाइलोरिक पार्ट है, इसमें स्फिंक्टर लगा होगा, तो तीनों पार्ट समझ में आ रहे हैं, साफ दिखने लगते हैं, हाँ है ना, ठीक है। चलो बोर्ड का कुछ फ़ायदा तो होगा।
तो बहुत कुछ पता हाँ, ये तो इतना बड़ा फिगर करे कैसे दिखा पाते। डाइजेशन सिस्टम बनाने में लगा। हाँ, जो बनाते या दिखाते उसी में टाइम लगता रहता। चले, फंडिक हो गया, बॉडी हो गया और पाइलोरिक, अब तीनों समझ में आ गए। फंडिक, बॉडी और ये पाइलोरिक पार्ट क्या कहता है, लोअर एंड ऑफ द स्टमक है एंड नैरोज डाउन लाइक ए फनल। फनल तो देखिए ना। और क्या बता रहा है, एंड कर्व्स टू द राइट लाइक जे, और जे टाइप आपका हो जाता है। अरे पीछे था, दिख रहा है, जे टाइप शक्ल कहीं ना कहीं ले लेगा। और जाएंगे, कर्व्स इनटू द जे लीडिंग द एग्जिट इज गार्डेड बाय ए। अब ये साफ समझ में आ रहा होगा। ये क्या करता है, द पार्टली डाइजेस्टेड पेस्ट लाइक फूड, जो आपका पेस्ट लाइक फूड है, इज फोर्स्ड इनटू द इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत में आपका भेजा जाएगा थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसी पाइलोरिक स्फिंक्टर से ड्रॉप दर ड्रॉप धीरे 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 आता रहेगा। क्या एक आदमी स्टमक तक की समझ में आ जाती है? हर आदमी को कोई डाउट होगा? नहीं, ठीक। और जाओ आगे, फंक्शंस ऑफ स्टमक देख रहे होंगे। स्टोरेज करेगा, पार्शियल डाइजेशन करेगा, चर्निंग कर देगा। चर्निंग मतलब मिलाना, मिक्स हिंदी में कहते हैं मथना, है ना। और क्या होगा, द स्टमक रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ पार्शियली डाइजेस्ट फूड, रेगुलेट करेगा आगे जो है धीरे 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 बिल्कुल स्लो रेट से जाए। अब इसके बाद तुम कहाँ घुसोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस जाओ। क्या बताएगा, क्वाइल्ड एंड नैरो ट्यूब। अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन कहने को स्मॉल होती है पर लंबाई कितनी होती है, यानी इस कमरे के बराबर। सिंपल, ये कमरा 6 मीटर का है, आर पार वहाँ से लेके यहाँ तक सीधा करके फैल जाएंगे। हाँ, बन जाते हैं फिर। अरे ये बात अब इतने दिन से 6 मीटर चिल्ला रहे हैं। लंबा है ये। हाँ, ये कमरा एग्जैक्ट आपका कितना है, 6 मीटर का ही है। कहीं तो मैंने कहा, ये तो मैं क्यों कहता है, याद मैंने क्या कहा, कमरा नाप के 6 मीटर का है। इसीलिए आप जब यहाँ जाते हैं तो कांत कितनी होगी, ऐसे वहाँ से वहाँ तक फैला दो तो कपड़े टांगने काम में आ जाएंगे। इसीलिए क्वाइल्ड होती है, अब समझ में नहीं आया। और इतनी है, पतली होती है ना, पतली सी होती है ना। क्वाइलिंग में बहुत ज़्यादा आता है, आप भूल गए होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया। आपने वो पढ़ा होगा सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल में। तो एक छोटी चीज़ याद दिलाता हूँ, कभी कभी अपन गणित पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को ध्यान नहीं आता, और मेरा काम ही होता है जो मैंने पढ़ा उसमें सीखे की बात करता हूँ। ध्यान देखना, मैं मान चलता हूँ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, मान चलो ये है 1 मीटर। मैं तो सिंपल लेंथ लेता हूँ 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने कितना रखा, 1 मीटर। अब इतने में ही मान के चलना, मैं एक सर्कल बना देता हूँ। तो बताए सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई करो 2 पाई। जरा 3 रख लें, 3.1 क्या रख लें, 3 ही रख लो। और साथ में आर क्या नहीं हो जाएगी, 3 मीटर। समझ आ रहा है? इतने से अगर सर्कल बना दोगे 3 मीटर। अब एक छोटा सा काम और करो, जरा सा इतनी सी जगह और लेंगे बस, और इतनी सी जगह लेंगे तो इसमें एक चक्कर और लग जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा कब डबल हो गए। तो कितने हो गए, 6 मीटर। और ऐसे पतले पतले से 2 चक्कर और लगा दो, हो गए 12 मीटर। ध्यान देखना, कहाँ 1 मीटर, कहाँ 12 मीटर, समझ में नहीं आएगा कब हो गए। इसलिए ध्यान से तुम ध्यान देखना, बहुत लंबी रस्सी हो तो उसको गोल 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 लपेट देना, तो आ जाएगा, जरा से में आ जाती है। यही इसके साथ है, ये जो आपने क्वाइलिंग की है। अब दूसरा सवाल बना, लेंथ इतनी ज़्यादा क्यों है? लेंथ इतनी ज़्यादा इसलिए बेटा, अगर मान के चलें लेंथ आप छोटी रखेंगे, ये जो आपका डाइजेस्टेड फूड जा रहा है, डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड में कैसे मिक्स होगा, डिफ्यूज़न से। एक्चुअली ऐसा है नहीं कि अपना पेट में कटोरी में ब्लड रखा है, ऊपर से पराठे घुल के गायब हो गए। क्या होगा, उन पराठों का पहले ब्रेक डाउन होगा बाइल जूस के थ्रू, क्योंकि फैट या ऑयल है। फिर ध्यान से देखना, उसके बाद क्या होंगे, ये जो रिलीज में ब्लड वेसल्स हैं इनमें डिफ्यूज़न होगा। और आपने ध्यान दिया, डिफ्यूज़न टेक्स द टाइम। इसलिए ज़रूरी है कि इतना लंबा रास्ता बनाया जाए कि धीरे 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 कहीं ना कहीं करते करते
2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में आपका फूड डाइजेस्ट होने में आपको ध्यान होगा 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। 3-4 घंटे में धीरे धीरे कहीं ना कहीं आते आते आपका डाइजेशन यानी कि एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाए। और छोटा कर दोगे अगर इसको, समझ आ रहा होगा, पूरा फूड अनडाइजेस्टेड बाहर आ जाएगा, मतलब ही नहीं निकलेगा। और एक महान बात, हर्बीवोरस की आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी या कार्निवोरस की? हर्बीवोरस, क्योंकि उन्हें पचाना होता है सेल्यूलोज। कार्निवोरस ध्यान देखना ऑलरेडी डाइजेस्टेड मटेरियल से ही बना होता है। अपनी बॉडी किससे बनी होती है? प्री डाइजेस्टेड मटेरियल। भाई हमने पेड़ पौधे डाइजेस्ट करके तो अपनी बॉडी बनाई है, तो जो फ्लैश है, मांस से, वो अपेक्षाकृत आप देखेंगे प्री डाइजेशन से होता है, इसलिए इसको पचाना आसान होता है और इसीलिए इसके लिए कम लेंथ लगती है। समझ में आता है? अब अगले नंबर में जाते हैं, कहाँ थे हम? यहीं कहीं थे। इज अ क्वाइल्ड एंड नैरो ट्यूब लाइक हैविंग 3 रीजन होंगे। शुरुआती आपका कहलाता है डुओडेनम। अभी इससे भी रिलेटेड एक मजेदार बात बताऊंगा। पहला होगा डुओडेनम, दूसरा होगा जेजुनम, और लास्ट का जो पार्ट है वो घुमावदार, वो क्या कहलाता है? इलियम। ठीक है। ऑन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको आप विलाई कहते हैं। यही उस काम में आते हैं, काहे के? एब्जॉर्प्शन के। ये मालूम है? ठीक। देन नेक्स्ट जाएंगे, ड्यूडेनम कौन सा है? प्रॉक्सिमल। शुरुआती पार्ट स्टार्ट्स आफ्टर द पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक। लगभग कितना लंबा होता है? 25 सेंटीमीटर का लंबाई होती है। शक्ल कैसी होगी? हॉर्स शू सरीखी। मैं दिखा देता हूँ। हॉर्स शू तो मालूम है, सी। ये देखो ध्यान से, ये जो पार्ट दिख रहा है इसका पाइलोरिक पार्ट एंड होगा, और वहाँ से जो ये सी स्टार्ट होगा, ये सी क्या होगा? जो यहाँ ऐसे चला गया होगा पीछे, ये सी होता है आपका पहला पार्ट डुओडेनम। ये क्लियर हो जाएगा। लगभग यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी? वो 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वो पीछे का दिख नहीं रहा ना, ये एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है, पीछे हो गई है। ये क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद आप जाएंगे जेजुनम। ध्यान रखना, जेजुनम कौन सा होता है? जिसका मतलब होता है खाली। हाँ, कभी भी किसी डेड बॉडी का जेजुनम देखेंगे हमेशा कैसा मिलता है? खाली। ठीक, क्योंकि स्फिंक्टर से उतना ही मटेरियल आता है जितना आपका एब्जॉर्ब हो रहा होगा, और जो आ चुका है वो आगे खिसकता जाता है। तो ध्यान देखना, डेथ के बाद क्या होगा? नया तो आया नहीं, और पुराना खिसक खिसक के आगे चला गया, तो ये बीच का पार्ट कैसा होगा? हमेशा खाली मिलेगा। अब ये नहीं कि डेथ के तुम तुरंत 2 मिनट बाद ही फोन पे आगे देख रहे हो, ये नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होता। एक आध बोला सर क्या मरते साथ ही एकदम हम इंतजार करेंगे कैच लिए बात, तो जैसे उसने कहा हाँ भाई साहब मर गए, बोलिए ऐसा समझ में आ रहा था, शक्ल तो यही पूछने वाला। बाकी ये कौन सा पार्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, इंटेस्टाइन में आप पूरा, हम कहते हैं जब आप ये एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लेंगे 6 मीटर वाले पार्ट में, तो लास्ट पार्ट कहाँ जाएगा आपका? ये हुआ लार्ज इंटेस्टाइन। चूँकि आपने, हम ये मान के चल रहे हैं कि इतनी देर में जितना एब्जॉर्प्शन होना था प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, विटामिन का, ये लगभग पूरा हो चुका है। तो पर्याप्त अवसर दिया, 6 मीटर का डिस्टेंस दिया है, 3 घंटे दिए, इतने जितना एब्जॉर्ब होना था वो हो गया। अब जो बचा है उसमें से ध्यान देखना, अब क्या है वो आपका लास्ट आएगा, इसमें आती है पानी। तो कहीं इसमें लिखा है? इसमें नहीं लिखा, चलो कहीं और लिखा होगा, देखेंगे अभी। स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, जहाँ अनडाइजेस्टेड फूड आपका बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द रेक्टम। लगभग 1.5 मीटर की होती है। इसका एवरेज डायमीटर कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर समझ में आ रहे हैं? नहीं, स्केल तो 15 सेंटीमीटर की होती है। नहीं, स्केल वाली मतलब स्केल की आधी। हाँ, आधी कह लो, लगभग इतना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और क्या कह रहा है ध्यान देखना। हाँ, ये रहा पहला जो आपका जो है, ये होती है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक आध स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। जैसे काय का होता है डाइजेस्टेड वाटर। पानी लास्ट में क्यों आप एब्जॉर्ब करते हैं? ताकि फूड को फ्लाइट करने में आसानी। हाँ, ताकि फूड आगे बढ़ता रहे।
तुमने शुरुआत में ही पानी एब्जॉर्ब कर लिया, ये सारा सॉलिड हाथों में चिपक जाएगा। जैसे कभी आपने ध्यान दिया होगा घर में मम्मियाँ एक चीज़ बताती हैं, ये ब्रेड और ये सब ज़्यादा मत खाओ नहीं तो मैदा चिपक जाती है। क्यों चिपक जाती है ध्यान दिया? मैदा पानी में उतने अच्छे से डिजोल्व नहीं होती। समझ आती है मेरी बात? अगर तुमने पानी पहले पे सारा एब्जॉर्ब कर लिया तो सॉलिड क्या होगा आपकी, उनमें विलीज में और इन सब में वो बन जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं अब डाइजेस्टिव। खड़े होकर पानी तो नहीं पीना चाहिए। नहीं ऐसा बताया साइंस में तो कहीं नहीं क्या कहा जाता। ये तो बता दें आयुर्वेद के नए नुस्खे जो है फेसबुक पे जो आते हैं। और सिर्फ खाना खाने के बाद भी ये पीना हाँ वो खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो क्या होता है आपके पेट में HCl आता है। HCl अगर आप बहुत ज़्यादा पानी खाने तुरंत बाद पीते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं खाना खाने के साथ पानी पियो ना, उतना पियो लिमिटेड। और पानी जो विशेष तौर पर पीना है तकरीबन 10-15 मिनट बाद पिए 20 मिनट बाद। अपन क्या करते हैं खाना खाया और ऊपर से लोटा लगा दिया, उसको मना किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाना खा जाए बिल्कुल भी पानी ना पिए, ऐसा नहीं, थोड़ा लिमिटेड आप पी सकते हैं। नहीं ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन हो गया करना, सिंचाई कर रहे हो एक ड्रॉप टपकाई मैं 2 बूंद जिंदगी। चल ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, ग्लैंड्स बता देते हैं। पहली तो आपको मालूम है सलाइवरी ग्लैंड होती है। कहाँ पाई जाती है? माउथ में मिलती है। आने का माउथ कैविटी में केमिकल डाइजेशन कौन सा एंजाइम सेक्रेट करती है? सलाइवरी एंजाइम और टायलिन। पी साइलेंट है इसलिए बताया, ये तुम पढ़ो पी टाइलिन। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ये मालूम था। नेक्स्ट आ जाएंगे सलाइवा। इसके साथ ध्यान देखना है कि एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। क्योंकि आपके फूड मटेरियल बाहर एनवायरनमेंट से ही आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से जर्म्स या बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो पहला एंटीसेप्टिक ये काम करता है, दूसरा HCl करेगा। तो ये शुरुआती तौर पे जितने जर्म्स या बैक्टीरिया मार सकता है ये ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसलिए तुम टिक्की पीने के बावजूद सुरक्षित बच जाते हैं। समझ आ गया? हाँ। अब मैंने कहा अगला क्या जाएंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और ये एंजाइम क्या कहलाता है? लाइजोजाइम। जोम नहीं जाइम, ये एंजाइम है ना। सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट स्लिपरी एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सॉफ्ट करेगा, स्लिपरी बना देगा। कभी सूखी ब्रेड खाइए, कभी खा के देखना। सूखी ब्रेड खाओगे तो यहाँ से यहाँ तक जाती हुई फीलिंग आती है, फील आती है कुछ जा रहा है। क्यों? समझ में आ गया? सूखी ब्रेड में सलाइवा कम पड़ जाता है, इसलिए क्या होगा? तो इसलिए जो सलाइवा का काम है यही है, स्लिपरी और सॉफ्ट कर दे ताकि आसानी से आपका फूड मटेरियल अंदर चला जाए। बढ़िया। देन क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये कहाँ होती हैं? स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगी। ये क्या करती हैं? सबसे पहला HCl और दूसरा ध्यान देखना प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो भी एंजाइम आगे आएंगे पेप्सिन सलीके। और साथ में खास चीज म्यूकस। म्यूकस होता है, आप देखना चिकने टाइप का लिक्विड होता है। ये म्यूकस क्या करता है? स्टमक की लाइनिंग कर देता है। एक्चुअली आपने ध्यान नहीं दिया, जो HCl है, HCl क्या करेगा? जिस फूड पे रिया HCl तो मालूम है एसिड होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, चीज़ों को सॉफ्ट कर देगी, हम कहते हैं काट देगी, सिंपल कहते हैं। ध्यान नहीं दिया? पेट में HCl होगी जा रही, सही कह रहा हूँ ना मैं? इसकी लाइनिंग का काम कौन करता है? इसकी लाइनिंग का काम कर रहा होता है म्यूकस। म्यूकस की वजह से आप देखेंगे आपका HCl नुकसान नहीं कर पाता। तो ये क्लियर हो गए। अब अगला कौन आएगा ध्यान देखना, ये आता है लिवर। लोब्ड और रेडिश ब्राउन कलर्ड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड होगी? आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी होगी। ठीक है, क्या काम करती है ध्यान रखना। अभी बता रहे थे गॉल ब्लैडर और बाइल जूस का नाम ले रहे थे ना, फैट और चिकनाई वाली बात कर रहा था, फिर मिल जाएगा इसमें, वहाँ पढ़ लो, यहाँ दोबारा रिपीट करेंगे। इट सेक्रेट्स बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल में क्या होता है ध्यान देखना, इट कंटेन्स बाइल जूस एंड बाइल पिगमेंट्स। Bile is alkaline in nature and it is temporarily stored in gallbladder। और काय के हेल्प्स में करेगा? इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब सारी कहानी रिपीट में याद आ जाती है। ठीक। देन आपको मिलेगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ध्यान देखना, ये जो है
ये दो खास काम हो जाना जाएगा। पेनक्रियाज को ध्यान से पढ़ लेना। येलो कलर्ड ग्लैंड है, ठीक है। सबसे खास बात है ये एक तो देगा पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में कौन होंगे? टायरोसिन एंड पेनक्रियाटिक एमिलेज, ये आपके कार्बोहाइड्रेट वगैरह डाइजेस्ट करेंगे। और इसके अलावा सबसे खास बात में यहाँ मिलेगी, इन दो के अलावा, दो एंजाइम्स के अलावा, ये आपके दो हार्मोन डालता है जो है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये दोनों आपके शुगर कंट्रोल करते हैं। अगर शुगर बढ़ जाएगी तो इंसुलिन ध्यान रखना शुगर को कम करता है, शुगर को डाइजेस्ट कर देता है ब्लड में। और अगर कम हो रही होगी तो ग्लूकेगॉन शुगर को बढ़ाने का काम करता है। और इन्हीं के डिसऑर्डर से आप देखना होती है डायबिटीज़। जैसे आपने सुना होगा किसी की शुगर लो हो गई, किसी की शुगर हाई हो गई, ये गड़बड़ काय की वजह से, इन्हीं की वजह से। मान चलो किसी की बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रहा। इंसुलिन क्या काम करता था? ब्लड शुगर को कम करके कंट्रोल करता था। अब आप मान जाए चावल और ऐसी मीठी चीज़ें खा रहे हैं तो क्या होगा? ये जो आपका इंसुलिन है प्रॉपर नहीं बन रहा, तो ये शुगर जो है ब्लड में डिसॉल्व होती जाएगी और उसको कम हम नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका काम था। और उल्टा शुगर लो हो गई तो उसका क्या रीज़न होगा? ग्लूकेगॉन, क्योंकि वो बढ़ाता है, तो ये शुगर को बढ़ा नहीं पा रहा है ऐसे टाइम पे। ये तो क्लियर हो जाती है ना। तो एंजाइम वक्त बेवक्त आपके अलग अलग टाइम पे काम में आते हैं। शुगर हाई लो होने से क्या होगा? क्या जी? हाई और लो होने से क्या होगा? शुगर हाई और लो होने से ध्यान देखना, सबसे पहला तो पहले मैं लो बता देता हूँ। अगर ब्लड शुगर लो हो गई तो आपने ध्यान दिया, अगर जैसे आप तेज़ी से माने चलो दौड़ जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। दौड़ते ही साथ आपको हाई एनर्जी की ज़रूरत है। अब हाई एनर्जी के लिए शुगर कहाँ से आएगी? वो ब्लड से ही आती है। और अगर आपकी शुगर लो है तो समझ में आ गया क्या होगा? सही कह रहे हो, टपक जाओगे। अचानक से एनर्जी कम हो जाएगी, भयानक वीकनेस, और आदमी चक्कर खा के कई बार बेहोश हो गिर जाता है, बताते हैं शुगर लो। और ज़्यादा अगर है, जिसमें मैंने कहा ग्लूकेगॉन में से वाकई में प्रॉब्लम है तो और बड़ी खतरा हो जाएगा। ऐसा आदमी कभी भी शुगर का लेवल अगर डाउन हो गया कहीं भी गिर सकता है। शुगर हाई होगी, ध्यान देखना, अगर शुगर बहुत ज़्यादा हो रही बॉडी में तो ध्यान देखना ये उल्टा काम करेगी। ये भी वही बता रही है, चूँकि इंसुलिन की वजह से ये शुगर सेल्स के पास नहीं जा पा रही तो वीकनेस होने लगेगी। दूसरा ध्यान देखना, शुगर की प्रेजेंस ब्रेन, किडनी, ऐसे सारे ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं नुकसान करती है। इसलिए शुगर आप देखेंगे साइलेंट किलर माना जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज दैट डिसीज विच इज़ कॉल्ड साइलेंट किलर। एंड वाई साइलेंट किलर? क्योंकि ये डायरेक्ट कुछ नहीं करता। तुम सोचो कोई डायबिटीज़ से कुछ हो जाए, उसका कुछ नहीं होगा। डायबिटीज़ क्या करेगी? आँखों की रोशनी कम करने लगेगी, उनमें सेल्स वीक होने लगती हैं, किडनी वीक करने लगेगी, चोट लग जाती है तो जल्दी भर नहीं पाती, चोट लग जाएगी, जल्दी नहीं भर पाएगी, वो सेल्स उतनी तेज़ी से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए अपन इसको कहते हैं साइलेंट किलर। तो पूरे बॉडी के जो वर्किंग ऑर्गेनिज्म है उसको रिड्यूस कर देती है। सर वो कैसे जाती है? ये कई कारणों से होती है डायबिटीज़। जनरली हम बताते हैं मोस्ट ऑफ द डायबिटीज़ तो हेरिडिटरी होती है। हेरिडिटरी मतलब जनरेशन, हाँ, जनरेशन टू जनरेशन, ये इसकी वजह होती है। हालांकि डायबिटीज़ आते एक बहुत अच्छी बात है कि डायबिटीज़ को आप कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना बहुत बड़ी सेल्फ में कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। जैसे मान के चलें, एक तो खाने पीने में हल्का सा कंट्रोल रखें, आपको शुगर ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, जो मैं कह रहा था शादियों में कम जाए और जाए तो कम खाएं, वेरी सिंपल है ना, पहली चीज़। दूसरा ध्यान देना, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करें। फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, जो ब्लड में शुगर है वो एक्सरसाइज के दौरान बर्न होगी तो उसका लेवल उतना बढ़ नहीं पाएगा। शुगर की प्रॉब्लम बताएं उन लोगों को ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है जिनका काम आप देखेंगे बैठे का है। जैसे मान चलो कोई अकाउंटेंट हो, बैंक वाला हो, इनके साथ क्या समस्या है, बैंक वाले को काम करना है तो मजबूरी हो से डेस्क पे बैठना पड़ेगा, वो कहाँ जाएगा। इनको शुगर ज़्यादा घातक हो जाती है क्योंकि इनके साथ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाए। डॉक्टर सलाह देता है सुबह 6 किलोमीटर पैदल चलो, तो 6 किलोमीटर पैदल चलने मतलब 6 नापना नहीं है, 6 का मतलब होता है मन भर के पैदल चल लो, जब तुम्हें लगे हाँ खूब चल लिए तो सही है। चलें अब प्रोसेस समझ में आती है, कौन कौन सी प्रोसेस होंगी आदमी में।
वही पुरानी 5 अमीबा वाली, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेक्शन क्या होगा ये भी मालूम था। टेकिंग फूड, कहाँ से जाएगा फूड, द फूड इज क्रश्ड टू स्मॉल पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर एंड ऑफ सेम टेक्सचर बाय टीथ। दांत क्या करते हैं, क्रश करके चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। फिर क्या होगा, सलाइवा से मिक्स होगा, और जब सलाइवा से मिक्स होगा तो अब आगे जाएगा। सलाइवा क्या है, कंटेन्स एन एंजाइम कॉल, सब रिपीट है। सलाइवरी एंजाइम दैट ब्रेक्स स्टार्च इनटू शुगर, द डाइजेशन ऑफ स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन माउथ। ये अपन सब पढ़ चुके हैं ना, अभी आज ही पढ़ा है, लेट नहीं। कहा जाएंगे सिंस द फूड रिमेन्स इन फूड ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम सो द डाइजेशन ऑफ फूड रिमेन्स इनकम्प्लीट। क्योंकि यहाँ केवल स्टार्ट हुआ है, अभी तो अपने को 2 घंटे की लंबी यात्रा करनी है इस फूड के साथ। देन इसके बाद अगला क्या होगा, द फूड इज स्वेलोड विद द हेल्प ऑफ टंग, यही पढ़ रहे थे, टंग उसको धकेलेगी। एंड गोज डाउन फ्रॉम द पाइप, फूड पाइप, सारे पार्ट पहले पढ़ चुके थे। ईसोफेगस विच कैरीज इट टू द स्टमक, स्टमक में जाएगा। स्टमक में एक नाम याद रखिएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, जो मैं कह रहा था, मैंने कहा था सूखी ब्रेड खाओ तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फील हो जाएंगे, लगेगा हाँ कुछ क्या होती है, मसल्स ऐसे श्रिंक और ऐसे होती हैं तो फूड धीरे 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 नीचे खिसक जाता है। बाकी मैंने कहा स्लिपर ही होगा तो भैया जल्दी खिसक जाएगा। तो ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आप इसके बाद जाएंगे, अगला स्टमक क्या है, लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड। और क्या होगा, थोरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे होती हैं जो आपके क्या क्या देती हैं, ये पहले ही पढ़ चुके थे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस, तीनों आपको बता चुका था। इस HCl से आपको याद आएगा एक पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या है, अगर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो एसिड याद देखना इंटेस्टाइन में या ऊपर फूड पाइप में आती है कई बार, तो ये क्या करती है, छोटे छोटे घाव या रैशेस डेवलप करती है और छाले कह सकते हैं। ये आपके लिए किस नाम से आने आते हैं, दैट इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। तो बढ़ जाए आगे, क्या कहेगा, पेप्टिक अल्सर इज ए वाउंड, वाउंड माने तो में घाव है ना, इन द वॉल ऑफ द स्टमक ड्यू टू द इरेगुलर और एक्स्ट्रा सेक्रेशन ऑफ एसिड। बाकी चले आए HCl क्या क्या काम करेगा, तो मैंने कहा था एक तो पहला एंटीसेप्टिक कौन होते हैं, सलाइवा, और जो बच खुच गए उनको फिर प्रयास करेगा HCl, वो उनको ख़त्म करेगा। देखें HCl क्या काम करेगा, फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन आपका एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो क्या कह रहा है, एज दिस एंजाइम वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, ये पहला काम है। HCl ऑल्सो प्रिवेंट्स फर्मेंटेशन, खराब होना सड़ना इसको रोकेगा, ऑफ फूड एंड किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट इन द फूड। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स, और एक्चुअली कहलाती हैं एमिनो एसिड्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी, ट्रिप्सिन। इसके बाद जो नीचे जाओगे वो कौन सी ग्लैंड थी, पेनक्रियाज, और ठीक, और हाँ ये क्लियर हो गया पेप्सिन। एक लास्ट जाओगे म्यूकस, म्यूकस याद था मैंने कहा था कवर बना लेता है, क्या कहता है, प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। बस लगभग हमारा न्यूट्रिशन मुझे ऐसा लगता है कंप्लीट ही है। चलो अगले टर्न में 5 मिनट में इसको खत्म करेंगे, तब तक आप एक काम कर सकते हैं, सॉल्व में पढ़ाइएगा है ना। अभी आज बता रहे हैं 1 मिनट में बस अपना केवल और केवल न्यूट्रिशन ही है। इसके बाद हम अगला स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में लग रहा है अगले टर्न में लगभग एंड पे आ जाएगी। बड़ा चैप्टर है तो आराम से मैंने इसलिए दोबारा पूरा पढ़ा दिया कि आप इन सब चीज़ों का याद कर लें। बस ये है कि इनको एक बार मैंने कहा घर पे पढ़ लीजिएगा, और कुछ नहीं मिले शीट नहीं हो तो मैंने कहा सिंपल, अब तो इस स्थिति में NCERT पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ लिया तब तो NCERT भी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी हम शीट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 लोगों मुझे देनी थी है ना। तुम पहले अगले टर्न में शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करते हुए आओ, तब बेटा तुमसे आगे ही चर्चा करेंगे, तुम्हारा काम ऐसे नहीं चलेगा।
यही तो चलते ही रहोगे हम बताएं, सही है ना।